हैं। शुरू कर दीजिए। नमस्कार। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, वह है समाजवाद। आज हम ये जानेंगे कि समाजवाद की जो व्यवस्था है वह क्या है और भारत के संदर्भ में इसकी उपयोगिता या इसके जो इसका पूरा परिदृश्य है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जिस पे हमें बात करनी है। जो पहला बिंदु है वह है समाजवाद शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। समाजवाद का वास्तविक अर्थ क्या है और वर्तमान समाजवाद किस प्रकार से वर्ग संघर्ष का कारण बन रहा है। इसके अलावा जो दूसरा है, भारतीय समाजवाद पूरी तरह से साम्यवादियों के नियंत्रण में है, जो कि केंद्रीय सत्ता के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि समाजवाद का अर्थ अधिकार और शक्ति के विकेंद्रीकरण से है। जो तीसरा है, साम्यवाद ने पूंजीवाद के विरोध में हिंसा का मार्ग अपनाया और इसी हिंसक मार्ग को समाजवाद का नाम दे दिया, जबकि इनका मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, ना कि समाज को उसके अधिकार देना। चौथा है, समाजवाद में अधिकार नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। समाजवाद में इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता सम्मिलित है और कोई इकाई किसी अन्य इकाई की सीमा का अतिक्रमण नहीं करती। जो छठा है, समाजवाद की परिभाषा भारतीय और पश्चिमी संदर्भ में। और जो सातवां है, पूंजीवाद को परास्त करने में साम्यवाद और समाजवाद के तरीके में अंतर। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जो जो हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे जो छठा बिंदु है, समाजवाद की परिभाषा भारतीय और पश्चिमी संदर्भ में। हम अगर समाजवाद की बात करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि समाजवाद क्या है। तो इससे हम दो संदर्भों में बात कर सकते हैं। जो पश्चिम का समाजवाद है वह मानता है कि जब समाज में आर्थिक विषमता कम हो, इसे हम समाजवाद कहते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो हम पाएंगे कि समाजवाद वह अवधारणा है जिसमें सामाजिक मामलों में निर्णय के अधिकतम अधिकार समाज के पास हो, उसी स्थिति को हम समाजवाद कहते हैं। ये है भारतीय और पश्चिमी अवधारणा में अंतर। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि दूसरा बिंदु जो है वह कहता है कि पूंजीवाद को परास्त करने में या उसका मुकाबला करने में, देखिए इसमें एक बात और आती है साम्यवाद की। साम्यवाद भी साम्यवाद जो है वह वर्ग संघर्ष की बात करता है। वह हिंसक माध्यम से सत्ता प्राप्ति चाहता है। समाजवाद ने हिंसा की जगह पे प्रचार को अपना माध्यम बनाया,
सत्ता प्राप्ति के लिए। यही अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, साम्यवाद ने अपने आप को व्यवहारिक और स्वीकार्य बनाने के लिए अपने आप को समाजवाद का रूप दिया, जिसमें उसने प्रचार माध्यम को अपना हथियार बनाया। अब बात करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। साम्यवाद बंदूक के दम पे पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ है, उसका मुकाबला करना चाहता है। लेकिन समाजवाद जो है वो प्रचार के आधार पर, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है वो सत्ता प्राप्ति है, और टकराव का जो केंद्र है वह है पूंजीवाद। लेकिन इनका जो टकराव का जो रास्ता है, जो तरीका है, वह अलग अलग है। अब हम बात करते हैं, जो एक बात इसमें और आई है कि समाजवाद का जो पहला बिंदु है, समाजवाद शब्द का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो मैंने पहले कहा कि साम्यवाद कुछ भी नहीं है, जो वामपंथियों ने अपने आप को स्वीकार बनाने के लिए ही समाजवाद का नारा दिया। तो इसका दुरुपयोग हुआ है वामपंथियों के द्वारा, और इसके माध्यम से, समाजवाद के माध्यम से देश में, राष्ट्र में वर्ग संघर्ष को जन्म दिया जा रहा है। आज के जो समाजवादी हैं वो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का भी समर्थन करते हैं, वह नारीवाद का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि ये वामपंथियों का ही एक रूप है। तो फिर ये इनके जो सारे तरीके हैं वो वामपंथियों के ही हैं। जो दूसरा बिंदु है भारतीय समाज, हाँ, जो दूसरा बिंदु है ये कहता है कि जो भारतीय समाजवाद है वह पूरी तरह से साम्यवादियों के नियंत्रण में है। ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि अब देखिए ना कि जो जो वामपंथी सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, विचार हैं, वो सारे समाजवादियों ने अपना रखे हैं। तो फिर इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जो भारतीय समाजवाद है वह पूरी तरह से वामपंथियों के नियंत्रण में है। जो बिंदु है वह है साम्यवाद ने पूंजीवाद के विरोध में हिंसा का मार्ग अपनाया, और इसी हिंसक मार्ग को कोषवाद नाम दिया गया। जब पहले कर चुका हूँ, तो मैं बोल चुका हूँ कि जो वाद है वह तो वाद का ही रूप है, वो हिंसा की बात करता है। बस उसको लोगों के बीच में स्वीकार्य बनाने के लिए उसने इसे समाजवाद नाम दे दिया। बाकी उनके तरीके, उनके शत्रु, उनके लक्ष्य एक ही है। अब जो हमारा जो समाजवाद है, जो भारतीय समाजवाद है, हमारे यहाँ क्या है कि जो अधिकार है, जो भारतीय समाजवाद है
वह अधिकार नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, गांव, प्रखंड, इस तरह से हम अधिकारों का निर्माण करते हैं या अधिकारों को हम बांटते हैं। लेकिन जो उनका समाजवाद है, उसका मतलब है जो भी आएगा ऊपर से आएगा। जो वहां का आला कमान है, वह जो बोलेगा वो धीरे धीरे हायरार्की रूप में आम जनता तक आएगा। तो भारतीय समाजवाद और पश्चिम का समाजवाद में ये अंतर है। एक बात इसमें और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद में इकाईगत निर्णय की सत्ता सम्मिलित है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय समाजवाद है, यहाँ इसके बारे में बात की गई है। जो भारतीय समाजवाद है उसमें इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता है। जैसे व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, परिवार की अपनी स्वतंत्रता है, गांव की अपनी स्वतंत्रता है, और उन दोनों के स्वतंत्रता और अधिकारों में कोई दूसरा बाधक नहीं बनता। तो यहाँ पे जो हमने जो बात बोली है वह भारतीय समाजवाद के बारे में बोली है। तो ये आज की चर्चा जो मैंने आपके सामने रखा, जो आज का विषय है मैंने आपके सामने रखा। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, नमो नमः, धन्यवाद। जी बताइए। आज के दौर में समाजवाद की परिभाषा अति आवश्यक है, जरूरी है। समाजवाद की परिभाषा तय नहीं हुई है, लोग समाजवाद कह देते हैं। समाजवाद के नाम से बहुत सी पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन समाजवाद क्या है, इसका कोई परिभाषा, जो आधिकारिक परिभाषा या दार्शनिक परिभाषा, ऐसा कुछ तय नहीं किया गया है। उसकी परिभाषा तय होनी चाहिए, और बिना उसकी परिभाषा तय किए समाजवाद पर लोग बोल रहे हैं। प्राचीन जो समाजशास्त्री थे, समाज वैज्ञानिक थे, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं समाजवाद पर, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्राचीन समाजशास्त्रियों ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया कि उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम, यानी कि जो वास्तव में सामाजिक व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, वह संपूर्ण विश्व व्यवस्था को अपना परिवार मानने की जो है कि प्रेरित करता है। जैसे ही आता है सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुर्भाग् भवेत्। यह भी प्राचीन काल के समाजशास्त्रियों का सूत्र है, और यह सामाजिक वैज्ञानिकों ने जो है कि प्रार्थना को रखा है। उनका एक दर्शन था उच्च कोटि का। जो वर्तमान जो समाजवाद है उसको जो कभी कुछ लोग कम्युनिस्ट से जोड़ते हैं, कुछ लोग जो है कि समाजवाद जो है कि आजकल अराजक तत्वों को लेकर के और जो है कि विरोधी तत्वों को लेकर के, राष्ट्र विरोधी तत्वों को लेकर के समाजवाद बना लेते हैं। यह बहुत ही जो है कि समाजवाद को गैर प्रासंगिक, मैं वास्तव में समाजवाद का कोई दुश्मन है, विरोधी है, तो मैं समझता हूँ समाजवाद का सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन जो है कि आज की जो है समाजवादी राजनीतिक पार्टियां, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, यही लोग हैं। क्योंकि ये ऐसा कुछ करते नहीं, और वो ये शुद्ध पूंजीवादी होते हैं।
या कहिए पूंजीवादियों ने समाजवाद को जो है कि विकृत करने, समाजवाद की परिभाषा को विकृत करने के लिए पूंजीवादियों ने ही साम्यवाद को और एक नया रूप देकर गढ़ा। सब लोगों को, जनता को भ्रमित करने के लिए, और इसमें काफी वे सफल रहे हैं। अब जितने भी कम्युनिस्ट हैं, बड़े नेता हैं, वो महलों में रहते हैं, लग्जरी एसी गाड़ियों से चलते हैं, और अकूत धन संपदा को इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन अपने आप को समाजवादी कहते हैं। उनको आम आदमी के दुखों से, समस्याओं से, चिंताओं से उनका कोई संवेदनशीलता नहीं होती, लेकिन अपने आप को समाजवादी कहते हैं। जबकि वास्तव में समाजवाद का जो चिंतन है, यहाँ शुरू होता है उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो अपने समस्त समुदाय को जो है कि परिवार के जैसा माने, वह जो है कि समाजवाद है। आगे समाजवाद के और सारे जो है कि, अब जैसे हम वास्तव में समाजवाद का यदि हम देखें मानक, तो एक ग्रामीण, जो प्राचीन काल में जो ग्रामीण संस्कृति होती थी, ग्रामीण व्यवस्था होती थी, या एक परिवार की व्यवस्था होती है, बड़ा जो कुल परिवार होता है जिसमें 60-70 और 100 सदस्य होते हैं, उन परिवार, उसमें वो समाजवाद का सही स्वरूप है। उसमें एक मुखिया भी होता है, कहा गया मुखिया हमको सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग संग रहे विवेक। तो वो समाजवाद का सही स्वरूप है। जो मुखिया होता था वो सबसे सादा जीवन जीता था, और उसका पूरा परिवार जो है कि सुख और संपन्नता से रहता था। वह जो है कि प्राय जो है घरों में साधारण जो है कि कुर्ता और गंजी पहन करके जो है कि खाट पर बैठा रहता है, और जो है परिवार उसके जो है कि आदेशानुसार काम करता है। वह सबसे सादा और सात्विक जीवन उसी का होता था। तो वैसे में गांव में भी देखा था, प्राचीन काल गांव में जो बड़े बड़े जो वरिष्ठ होते थे, जो जिनके आदेश समाज लोग चलते थे, उन लोगों का जीवन बड़ा सादगी युक्त होता था, सादगी युक्त होता था। बाकी जो है कि थोड़ा सा जो है कि अपने हर योग उपभोग पर जो है कि अपना उपार्जन पर ध्यान देते थे। तो यह समाजवाद का सही रूप है। तो वैसे ही जो है, जो हम कह सकते हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी समाजवाद का एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, एकात्म मानववाद। सभी मनुष्य एक ही जो है कि एक ही आत्मा से संबंधित हैं, संवेदना के स्तर पर सभी मनुष्य एक दूसरे एकात्मवाद का मतलब ही हुआ कि सभी मनुष्य संवेदना के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ जाए, और संवेदना का स्तर जब सभी मनुष्य जुड़ जाए तो वही समाजवाद कहा जाएगा। हालांकि समाजवाद पर और भी परिभाषाएं तय होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए हम लोगों का, और उसके मंतव्य जो है कि बनाए जाएं, तो वास्तव में समाजवाद क्या है उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। ऐसे अनर्गल जो है कि समाजवाद के नाम प्रचार नहीं होगा। वास्तव में समाजवाद का जो स्वरूप है, जो वर्णाश्रम धर्म था प्राचीन काल में, आरंभिक काल में, बाद में थोड़ा विकृत हो गया था, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को भी समाजवाद का ही एक स्वरूप मान सकते हैं, क्योंकि उसमें समाज के हर हर एक अंग को जो है कार्य, हर एक अंग को जीविकोपार्जन की सुरक्षा, हर एक अंग को जो है कि पारिवारिक व्यवस्था मिलती थी, और परिवार के सापेक्ष वो लोग चलते थे, और परिवार जो है कि कुल के सापेक्ष चलता था, कुल जो है गोत्र के सापेक्ष चलता था, गोत्र जाति के सापेक्ष चलता था, जाति जो है कि समाज के सापेक्ष, जो स्थानीय समाज के सापेक्ष भी चलता था, और अपने जो है जातीय समाज सापेक्ष चलता, जात दोनों तरफ से रहता था। और जैसे एक जात जो है यहाँ पर जो है कि उच्च जाति में, वही जात दूसरी जगह पर जो है निम्न जाति हो जाती थी। यानी कि जाति जो है कि जो समाज होता था, वह कहीं पर मुख्य वह जाति व्यवस्था में भी चलता था और स्थानीय व्यवस्था में चलता था। एक जाति जो है कि
स्थानीय समाज व्यवस्था से भी लिंक करके अपने आप को चलता था। और वही जो है कि वही जाति कहीं कहीं जो है कि जाति समाज से लेकर के चलता था। तो जाति व्यवस्था जो है कि दोनों लेकर चलती थी। बाद में जातीय व्यवस्था जो है कि जाति के अनुसार चलते थे। स्थानीय समाज में उसका जो है कि जो होना चाहिए आगे अनुकूलन, बढ़िए हाँ जी। उसके हिसाब से नहीं रह गया। तो चलिए और आगे बढ़िए ना। हाँ हाँ। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्णाश्रम धर्म, जो वर्णाश्रम जो विद्यार्थी और जो है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, ये सब जो है कि समाजवाद के ही जो प्राचीन काल के समाजशास्त्रियों ने वो समाज शास्त्र का ही एक विकसित स्वरूप दिया था। हालांकि ठीक है। बाद में समाज शास्त्र पर जो केंद्रीय व्यवस्था थी उस पर अनुसंधान शोध आगे का जो विकास का कार्य होना चाहिए वह समाजवाद पर कुछ हो नहीं पाया। अब समय की जरूरत है, समाजवाद की परिभाषा तय है और समाजवाद पर भी विशेष शोध होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी कोई बताएं। बताइए कुछ ज्ञानेंद्र जी रखना चाहें या ब्रजेश जी रखना चाहें तो रख सकते हैं, पवनजय जी कोई भी। मैं रख देता हूँ। हाँ ठीक है, आप रखिए। देखिए, समाजवाद की परिभाषा क्या हो, परिभाषाओं की विकृति का ही तो परिणाम है कि साम्यवादियों ने भी खुद को समाजवादी घोषित कर दिया है। मजबूरी ये है कि वर्ग संघर्ष पैदा करने वाला भी ये नहीं कह सकता कि मैं वर्ग संघर्ष पैदा कर रहा हूं। साम्यवादी देश भी खुद को साम्यवादी देश नहीं बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम तानाशाह हैं। जो जिन देशों में तानाशाही है, साम्यवाद की व्यवस्था है, वो भी देश दुनिया में जब जाते हैं वैश्विक पटल पर तो खुद को लोकतांत्रिक ही बताते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा लोकतंत्र है। अर्थात साम्यवादी भी ये ठीक से जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह साम्यवाद से बेहतर व्यवस्था है। इसीलिए कहने में वो संकोच करते हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि सारे सिद्धांत साम्यवाद के ही हैं, लेकिन वो खुद को साम्यवादी कहेंगे नहीं। ऐसी ही स्थिति भारत में दिखाई देती है। उन्होंने चोला तो ओढ़ रखा है समाजवाद का, किंतु वास्तव में परिभाषाओं के विकृत होने के कारण जो है वह समाजवाद स्पष्ट नहीं है। और एक ये भी देखा जाए कि समाजवाद, ये साम्यवाद दुनिया में कब मजबूत होना शुरू हुआ, तो हम देखते हैं जब पूंजीवाद आया 16वीं सदी के अंतर्गत, देखते हैं ब्रिटिशियर्स आए तो औपनिवेशिक युग में जो है फिर धीरे धीरे एक तरह से उद्योगों में क्रांति शुरू हुई। और वहां पर से देखते हैं कि अर्थ जो है वह केंद्रित होना शुरू हुआ। उस अर्थ के कारण जो है कई लोगों का रोजगार चला गया। मशीनीकरण जब होना शुरू हुआ तो शोषण की भी एक व्यवस्था बननी शुरू हुई। और उसके विरुद्ध जो है एक व्यवस्था खड़ी हुई, साम्यवाद, जिसने खुद को समाजवाद कह दिया और ये कह दिया कि हम इन शोषित वंचित पिछड़े लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्थात साम्यवाद खुद को श्रमजीवियों का जो है वह समर्थक बताता है। किंतु यहीं से दुर्भाग्य शुरू होता है कि वह सबको न्याय दिलाने की बात करता है और न्याय के नाम पर वह पूंजीवादियों से भी अधिक शोषण करना शुरू कर देता है। अर्थात अब तक तो केवल अर्थ जो है वह केंद्रीकृत था, लेकिन जैसे ही साम्यवादी व्यवस्था आती है तो अर्थ के साथ साथ अधिकार और शक्ति ये दोनों भी केंद्रित हो जाते हैं। इनकी परिभाषाओं को बनाया जाए और बड़ा स्पष्ट किया जाए तो साम्यवाद और समाजवाद में बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर दिखाई देता है वर्ग संघर्ष। समाजवाद वर्ग संघर्ष को कम करने में सहायक है और साम्यवाद वर्ग संघर्ष को बढ़ाने में सहायक है। दूसरा अंतर दिखाई देता है कि साम्यवाद में जो शक्ति है वह ऊपर से नीचे जा रही है, समाजवाद में शक्ति जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तीसरा अंतर दिखाई देता है कि जो साम्यवादी हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा हिंसा का भी समर्थन करते हैं, जबकि जो समाजवाद है वह किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं करता है। चौथा आप देखेंगे तो
समाजवाद जो है वह राज्य को नियुक्त करता है और राज्य के माध्यम से जो है व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आप साम्यवादियों को देखेंगे तो साम्यवादी तब तक लोकतंत्र की बात करेंगे जब तक वहां व्यवस्था ना आ जाए, लेकिन जैसे ही साम्यवाद आता है तो वहां पर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, अर्थात आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। तो एक ये भी अंतर है कि समाजवाद में आपकी स्वतंत्रता अधिक है और साम्यवाद में आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। पांचवा अंतर दिखाई देता है कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था है और एक पूरी तरह से जो है अकेंद्रित व्यवस्था है। अर्थात जो हम एक नियम पढ़ते हैं आर्य समाज का, जो 10वां नियम है, जो कहता है व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णयों में स्वतंत्रता और सामूहिक कार्यों में परतंत्रता। लेकिन साम्यवाद में आप देखेंगे तो साम्यवाद में व्यक्ति सीधे सीधे राज्य की संपत्ति हो जाता है। अर्थात जैसे ही राज्य की संपत्ति हो गया तो उसके व्यक्तिगत निर्णय भी बाधित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वहां पर भी जो है राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ऐसा हम देखते हैं नक्सलियों के इलाके में या बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपके पास विकल्प नहीं है, आपको उस व्यवस्था को स्वीकार करना है। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको मार दिया जाए। जबकि समाजवाद किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। और एक जो बड़ा अंतर दिखाई देता है समाजवाद और साम्यवाद में, कि समाजवाद जो है वह समाज को सर्वोच्च मानता है। दूसरी तरफ जो साम्यवाद है वो भले ही ये कहता हो कि समाज सर्वोच्च है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य जो है वह सत्ता प्राप्ति है। अर्थात वो सत्ता को सर्वोच्च मानता है, एक समाज को सर्वोच्च मानता है। इन दोनों के में जो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मुझे लगता है काफी क्लियर है। और इसके आधार पर जो है हम लोग जो 5-6 बिंदु हैं, उन आधारों पर हम समाजवाद और साम्यवाद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। भारत में जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आप जेडीयू कहिए, आरजेडी कहिए, सपा है, बसपा है, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, वो खुद को कहती हैं तथाकथित समाजवादी। लेकिन एक और अंतर बता दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है। तो समाजवाद जो है वो एक तरह से सामाजिकरण का पक्षधर होता है, जबकि साम्यवाद जो होगा वह सरकारीकरण का पक्षधर होगा। और उसी से हटकर हम तीसरी व्यवस्था देखते हैं, पूंजीवाद, तो वह जो है निजीकरण का पक्षधर होगी। अर्थात ऐसी कोई भी व्यवस्था जो सरकारीकरण का पक्षधर है और ये कहती है कि सब कुछ सरकार के ही अधीन हो, वह साम्यवाद है। और कोई भी ऐसी व्यवस्था जो कहती है कि अधिकांशतः चीजें पूंजीवादियों के या पूंजीपतियों के हाथ में हो, वह निजीकरण का समर्थन करते हैं, वो पूंजीवादी हैं। और जो राज्य को केवल और केवल सुरक्षा और न्याय तक सीमित रखना चाहते हैं, या जो हम लोग 5 चीजें कहते हैं, वित्त, विदेश, न्याय, पुलिस, सेना, ये 5 चीजें अगर केवल राज्य के पास रहें और बाकी सारे अधिकार जो है वह समाज के पास चले जाएं, गांव के पास चले जाएं, परिवारों को अपने आंतरिक संविधान, अपने आंतरिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो जाए, तो वहां हम कह सकते हैं कि समाजवाद आ गया है। अर्थात शक्ति ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये 6-7 जो अंतर है मुझे लगता है कि पर्याप्त है, जिससे समाजवाद और साम्यवाद में अंतर हो जाता है। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान में दो ही चीज की चर्चा चल रही है समाज में। समाजवाद पर तो कहीं चर्चा है ही नहीं। या तो चर्चा चलती है तो वो पूंजीवाद पर चल रही है, या तो पूरी दुनिया में साम्यवाद पर। और पूरी दुनिया में यही दो शक्तियां हावी है। आपस में अगर आप टकराव देखेंगे तो साम्यवादी देश जो है वो एक तरफ खड़े हैं और पूंजीवादी देश एक तरफ खड़े हैं, और दोनों टकराव की स्थिति में हैं। साम्यवादी लोकतांत्रिक नहीं है और पूंजीवादी लोकतांत्रिक है। लेकिन दो ही व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में दिख रही हैं। समाजवाद की व्यवस्था कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है और समाज वास्तव में कहीं मजबूत भी नहीं है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई साथी बताएं। जी प्रणाम सभी साथियों, नमस्कार। जी, नमस्कार आचार्य जी, बताइए। देखिए, जैसे अभी वाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद, तो वाद से तो हम लोग बचते हैं। कई बार डिफाइन किया गया है कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद, तो फिर वाद तो यहाँ भी आ रहा है। जब हम वाद से बचते हैं तब समाजवाद क्यों, ये प्रश्न बन जाता है। जब हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद में अंतर करते हैं
तो यहाँ समाज और समाजवाद में अंतर क्यों नहीं करते? तब समाज और जो वाद है उसमें भी कुछ अंतर होना चाहिए। अर्थात वाद फिर उसी को कहेंगे जहां समाज की मान्यताओं को न मान करके कुछ गिने चुने लोगों की मान्यताएं थोपी जाएं। दूसरा एक प्रश्न बन जाता है कि झुंड को समाज कहेंगे या समूह को समाज कहेंगे। तीसरा एक प्रश्न न हो करके ये विचार है, लोकतंत्र की जब व्यवस्था को देखते हैं तो लोक शरीर को भी कहा जाता है, लोक ब्रह्मांड को भी कहा जाता है, और इसी तरह जब व्यवस्था में देखेंगे तो लोक परिवार को भी कहा जाता है और लोक देश को भी कहा जाता है। अब रही बात ये कि जो देश है उसको लोक कहा गया, तो लोक की व्यवस्थाएं अनेक तरह से हो सकती हैं। राष्ट्र शब्द को हम लोग रखते हैं, लेकिन राष्ट्र की जो प्राचीन विचारकों ने या दार्शनिकों ने जो परिभाषा की है वो देश की परिस्थिति परिधि को नहीं की है, वो समस्त भूमि के लिए की है, सर्व समूह के लिए की है, जीव जंतु के लिए की है, और बहुत सारे अनेक जो है वो सूक्तियां हम और विचार देख सकते हैं। दूसरी बात ये आती है हमारी कि ये तो ठीक है ही, जैसा कि परिवार को अपनी एक आंतरिक संविधान बनाने की व्यवस्था हो। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम महसूस करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था या राज्य आपकी अपने परिवार की गतिविधि को चलाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। आप जैसा भी अपने परिवार का ताना वाना बुने, जैसे अपने परिवार की रूपरेखा तैयार करें। तीसरी एक बात आ जाती है कि हाँ, परिवारों को एक संवैधानिक अधिकार जरूर मिले, एक इकाई जरूर माना जाए। मैं इसके पक्ष में हूं पूर्ण तरीके से 100%, कि जिस तरह से नागरिक की अपनी भूमिका है उसी तरह से परिवार की भी भूमिका होनी चाहिए। नागरिक की भूमिका क्या है? वो संविधान में एकीकरण है, मतलब नागरिक की सुरक्षा न्याय की व्यवस्था जो है वो संविधान देता है। अर्थात जहां परिवार की जो एक संगठनात्मक इकाई बनेगी और उसमें संवैधानिक अधिकार मिलेगा, उससे जिस समाज की बात कर रहे हैं हम, जिस समूह की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव होगा। बदलाव से मतलब यह कि समाज नजदीक आएगा, और नजदीक आने पर कुछ चर्चाएं, विचार विमर्श की एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रही बात अगर समाज की हम बात करें तो देखो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में देखें, समाज की जो अपनी गति रही है वो स्वेच्छा से विचरण उसका रहा है, स्वेच्छा से उसका चलना रहा है, और ये कई बार स्पष्ट हुआ है। लेकिन समाज में मान्यताएं वैचारिक आधार पर, अपने अपने स्वतंत्रता के ही आधार पर लोग उसको अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। यदि हम सर्व समूह की बात करें समाज के रूप में, तो मैं समझ रहा हूं हम लिख सकते हैं और मान्यता हो सकती है, भाई समाज किसको कहा जाएगा तो सर्व समूह को ही कहा जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर्व समूह की मान्यता कभी एक नहीं हो सकती। सर्व समूह की जो सामाजिक संरचना है वो जीवन पद्धति एक नहीं हो सकती। दूसरी चीज आती है, व्यवस्थाएं भी एक सी नहीं हो सकती। जहां लोकतंत्र की हमारी प्रक्रिया बनी हुई है, तो लोकतंत्र में जहां संवैधानिक हम बात करें, बहुत सारी संवैधानिक हम लोगों को जानकारी, मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि मैं रुचि भी नहीं रखता था उसमें, अब थोड़ी रुचि जागृत हुई है। तो समाज में संविधान में जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद जो है वो बहुत बारीकी से उन चीजों को लिया गया। ये ठीक है कि लगभग संविधान का जो ढांचा तैयार किया गया था वो विदेशी फॉरेन कंट्री, विदेशों के आधार पर ही तैयार किया गया था, और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए एक्ट थे उन्हीं को लगभग सम्मिलित किया गया है। हाँ, ये ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे संविधानों का जो है वो एक अवलोकन किया गया था, समीक्षा की गई थी, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि समीक्षा करने के बाद भी 85% जो है वो हमने, जो एक्ट अंग्रेजों के थे
वो सब रख दिए। जैसे व्हीकल एक्ट देखें हम, मोटर कार चालक, तो वो वही एक्ट है। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि सामाजिक व्यवस्था को उसमें मौका नहीं दिया गया था, या ये कह सकते हैं कि उस समय की व्यवस्था थी जो आ, एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई हमारे पास कोई संवैधानिक आधार नहीं है, देश आजाद हुआ है, आजादी मिली है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, उस पर तो खैर विशेष बात की जा सकती है। तो जो आजादी मिली है उसका हम कोई अपना स्वरूप तैयार करें, जिस तरह के विचारक लोग थे उन्होंने अपना तैयार कर लिया। तो मैं वही कह रहा हूं कि संवैधानिक अधिकार यदि परिवारों को मिल जाए, और समाज को मैं नहीं देख रहा कि एक स्वरूप कोई बन सकता है, उसमें यही देखा जाता है कि ग्राम सभा को एक संवैधानिक अधिकार मिलकर उनको अपनी आंतरिक जो एक व्यवस्था है उसमें अपनी कुछ इकाइयां जो हैं स्वतंत्र निर्णय ले सके। कुछ इकाइयों से मेरा मतलब यह कि ग्राम सभा के द्वारा कोई प्रस्ताव पास हो रहा है तो वो सरकार भी माने, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो। और दूसरा यही है कि जो कहा गया है, एक केंद्र सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। और इसी को यदि हम मान ले जैसे ब्रजेश जी ने कहा, तो मैं इससे सहमत हूं। बाकी मैं समाजवाद की जो अन्य तरह की, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब बाद से हम लोग बचते ही हैं, हिंदू और हिंदुत्व बाद में ही अंतर स्पष्ट कर देते हैं, तो फिर समाज और समाजवाद से भी बचना चाहिए। जी धन्यवाद। और कोई नहीं बोल रहा तो मैं कुछ बोलता हूँ ब्रजेश जी। जी बताइए। देखिए, व्यवस्था के सिद्धांतों की जब समीक्षा होती है तो उसकी आलोचना मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं देखता है। ये एक बात रही है हमेशा से चर्चाओं में। साम्यवाद किस प्रकार विकसित हुआ, और जो मैंने पढ़ा और समझा मार्क्स की विचारधारा को, उसमें कहीं भी किसी स्टेट थ्योरी की कोई बात स्पष्ट रूप से मार्क्स नहीं समझा रहा है। ठीक वैसी ही स्थिति बनती है जैसे गांधी ने संपत्ति का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का, और उसे आज तक लोग नहीं समझ पाए। उसी प्रकार स्थिति बनती है मार्क्स ने कैसा समझाया साम्यवाद को, उसमें राज्य की कोई स्पष्ट धारणा सामने नहीं आती है। आखिर में वो तो यहां तक कह जाता है कि एक ऐसी दशा बनेगी समाज में जब किसी सरकार की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। साम्यवाद में सरकार की उत्पत्ति का, साम्यवाद के सिद्धांत का फायदा उठाकर सरकार तानाशाही के रूप में बनेगी, इसका फायदा उठाने वाले बाद में 3-4 लोग आते हैं। लेनिन का भी नाम आता है, लेकिन मुख्य उससे ज्यादा मजबूत स्टालिन का नाम आता है। उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खतरनाक माओ का नाम आता है। ब्रिटेन में जिस टाइम मुख्य रूप से मार्क्स की थ्योरी विकसित हो रही थी, तब की स्थिति अगर वहां की देखी जाए तो भयंकर आर्थिक असमानता दिखाई देती है। उस आर्थिक असमानता का दुष्परिणाम ये आता है कि मार्क्स सहजता से ये बात कह जाता है कि सर्वहारा को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और वो तब ज्यादा ठीक मिलेगा जब उसकी भागीदारी सत्ता निर्माण में होगी। अगर उसकी भागीदारी सत्ता निर्माण में नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसे इस काम के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में उसका सिद्धांत विकसित कहा जाता है। जिस दशा में मार्क्स का समाजवाद पैदा होता है ब्रिटेन में और यूरोप में, उस दशा के मुताबिक मार्क्स ठीक ठहराया जाता है। और उसके बाद मार्क्स के जो अनुयायी पैदा हुए दुनिया में, उनकी खता ये रही कि उन्होंने मार्क्स की थ्योरी को तो अपनाया स्टेट निर्माण के लिए, बस बस स्टेट ऑर्गेनाइज हो जाए और कोई मतलब नहीं है, बाकी जनता पर हम कब्जा कर लेंगे। यही माओ की थ्योरी रही, यही स्टालिन की थ्योरी। मूल अवधारणा यह है कि व्यवस्था का यह सिद्धांत जिस प्रकार डेवलप हुआ,
अगर उस थ्योरी पर काम करे तो काटना मुश्किल हो जाता है। और ये बात रही है कि हमें सच कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, ऐसी चर्चाओं में तो खासकर। अब इसके बाद भारत में यह, अब दूसरी बात आती है समाजवाद की परिभाषा की। समाजवाद की परिभाषा, इसमें भी मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा से एक दोष प्रकट रहता है कि परिभाषाएं दशा के अनुसार विकसित होती हैं। एक समय रहा जब भारत में की ही जनता, जब हम देखते हैं इतिहास को, जब बाहरी आक्रमण हो रहे थे, धार्मिक संगठनवाद भारत में ज्यादा मजबूत नहीं था, तो जातीय व्यवस्था को बढ़ावा देना यहाँ के वर्गों के लिए आवश्यक हो गया था। उस दशा में देखते हैं जब लगा के 600-700 ईस्वी से लेकर के और अंग्रेजों के आने तक जो जातीय धड़े मजबूत होने की बात आती है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। और वही दशा अगर हम अब के वर्तमान की दशा में देखते हैं, तो अब जातिवाद को बढ़ावा देने का मतलब एक अजब प्रकार का वर्ग संघर्ष विकसित होता है। इन बातों से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसका आधार तो ये चर्चाएं ही है कि हम उन परिप्रेक्ष्य को समझें, जो घटनाएं रही हैं उनको समझें, और ये कहें कि किसी भी दशा में कोई व्यवस्था जिस देश काल परिस्थिति के अनुसार विकसित होती है तो वो अनुचित नहीं होती। अनुचित वो तब होती है जब उसके कम जानने वाले या वर्चस्व कायम करने वाले लोग ये तय कर लेते हैं कि उस फला महान व्यक्ति ने ये बात कही थी, इसलिए इसे माने रखना उचित है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष उतना गलत नहीं ठहराया जा सकता है जिस प्रकार माओ ने और स्टालिन ने सरकार बनाई और पूरी शक्ति केंद्रीकृत कर ली और खुद को यह घोषित किया कि हम आम जनमानस के हित करने वाले लोग हैं। लेकिन आम जनमानस में और इन लोगों के बीच, मतलब सरकार के बीच, एक बहुत बड़ा अंतर हो गया, जिसकी बात हम रोज कहते हैं कि जब तक सरकार के बीच यानी शासक के बीच और शासित के बीच दूरी बढ़ती रहेगी, तब तक किसी भी व्यवस्था का अच्छा परिणाम नहीं आ सकता है। सिद्धांत की जब समीक्षा हो, जिस दशा में वो विकसित हुआ, मैं जो कहना चाहता हूं, और अब जो एप्लीकेबल है, जो कंडीशन अब की है, उसके उन दोनों वस्तु स्थितियों में कितना फर्क है, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि इन बाद के लोगों को, जो उस सिद्धांत को पूरी तरह से मेरे ख्याल में नहीं समझते हैं, अगर उन्हें ये छूट दी जाती रहे कि वो सिद्धांत बिल्कुल ठीक था, इसलिए आज हम इस सिद्धांत को व्यवस्था के रूप में कायम कर रहे हैं, ये निहायत गलत बात है। ये बात जब हिंदूवाद की बात आती है तब भी गलत है, क्योंकि जैसा हिंदूवाद की स्थिति 200-300 साल पहले थी, जैसी समाज की स्थिति थी, वैसी आज की समाज की स्थिति नहीं हो सकती है। उस प्रकार की कई कंडीशन आज एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं, और अगर हम उन्हें जू का तू लागू करने की कोशिश करेंगे तो अलग तरह का वर्ग संघर्ष समाज में पैदा हो जाएगा, भारतीय समाज में पैदा हो। व्यवस्था की दशा, परिप्रेक्ष्य, देशकाल, इन सब परिस्थितियों को समझे बगैर किसी कंडीशन की एक पक्षीय जो समीक्षा जिसे हम कहते हैं, उसे आलोचना तो कहा जा सकता है, समीक्षा नहीं कहा जा सकता। ये मेरी बात थी, मैंने कही। धन्यवाद जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। पवनजय जी, श्रीकांत जी, या मदन जी, मोहन जी, कोई भी साथी अपनी बात रखें। आचार्य श्यामदेव जी जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी पवनजय जी बताइए। समाजवाद शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ। समाजवाद का वास्तविक अर्थ क्या है और वर्तमान समाजवाद किस प्रकार के वर्ग संघर्ष का कारण बन रहा?
समाजवाद भारत में गांधी के विचार थे, और समाजवाद ही एक ऐसी चीज है जिसने हमें पाकिस्तान होने से रोका। समाजवाद को जितनी अच्छी तरीके से हम भारतीयों ने समझा, शायद ही विश्व का कोई देश उतनी अच्छी तरीके से इसे लागू कर पाया। समाजवाद का उत्कर्ष है ये कि 99% सवर्णों ने संसद भवन में दलितों और ओबीसियों के लिए जो है संवैधानिक हक बनाए। समाजवाद की देन है कि आज हमारे देश में ऐसे वर्ग की महिला राष्ट्रपति है जो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ना ही नहीं चाहते थे। आज बैकवर्ड समाज का व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। एक स्थिति थी जब बैकवर्ड समाज के नेताओं को अपराधियों का सरदार कहा जाता था। राष्ट्रभक्ति वाले नेता इस समाज में खोजने पे मिलते थे, या यह कह लिया जाए कि जो लोग स्थापित थे उन्हें गुंडा बताया जाता था। लेकिन आज उसी वर्ग से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, और हमें गर्व है कि हमने अंतिम पायदान से राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है और समाज के पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री का पद दिया है। ये हमारी उपलब्धि है। समाजवाद ने बने बनाए परिवारवाद को, जहाँ पे बहुतायत देश जो है जब स्वतंत्र हुए तो जो परिवार सत्ता में आया वह देश उसकी बपौती हो गई। लेकिन हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के हटते ही दूसरे व्यक्ति ने, उनके परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति ने सत्ता संभाली। इंदिरा जी के बाद भी दूसरे व्यक्तियों ने सत्ता संभाली, राजीव जी के बाद भी दूसरे व्यक्तियों ने सत्ता संभाली। हम परिवारवाद के भेंट या जो है राजशाही के भेंट नहीं चढ़े। यह समाजवाद की देन है। समाजवाद की देन है कर्पूरी ठाकुर, जयनारायण, माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, जो समाजवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, वह समाजवाद को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते, क्योंकि उन्हें तकलीफ है इन नेताओं से जिन्होंने जमे जमाए गुंडों को गुंडाई के दम से हटा दिया और वोट के अधिकार को स्थापित किया और प्रदेश को सही दिशा दिया। हम उनसे यह उम्मीद कर रहे थे कि वो गुंडों को साधु बन के मुकाबला करें, जो संभव नहीं था। स्थापित गुंडों से छुटकारा पाना था तो लालू और मुलायम और बहन मायावती जी जरूरी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी उपलब्धियों को पाया और ऐसे ऐसे निर्णय दिए जिससे कि जनता को आज राहत महसूस होती है। समाज में लगभग ये भावना खत्म हो गई है कि किसी का उत्पीड़न किया जाए। ये हमारे समाजवाद का ही देन है। भारतीय समाजवाद पूरी तरह से साम्यवादियों के नियंत्रण में है, जो केंद्रीयकृत सत्ता के सिद्धांत पर काम करते हैं, जबकि समाजवाद का अर्थ अधिकार और शक्ति के विकेंद्रीकरण से। भारतीय समाजवाद पूरी तरह से साम्यवादियों के नियंत्रण में। इस विषय पर मैं सहमत नहीं हूं, ऐसा कुछ है नहीं। साम्यवाद ने पूंजीवाद के विरोध में हिंसा का मार्ग अपनाया और हिंसक मार्ग को समाजवाद का नाम दे दिया, जबकि इनका मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, ना कि समाज को उसके अधिकार को देना। सत्ता के लिए लड़ने वालों का मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है। वो कोई सामाजिक संगठन नहीं है, वो भी ऐसे देश में जहां का समाज
अपने संगठन को तोड़ तोड़ के, अपने परिवार को तोड़ तोड़ के भाग रहा है, उसे न तो अपने सामाजिक संगठन की चिंता है, न परिवार की चिंता है। उन लोगों को भी अगर संभाल रखा है हमारे देश के नेताओं ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। समाजवाद में अधिकार नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, न कि ऊपर से नीचे की तरफ। हमेशा अधिकार जो है मूर्खों को सुशोभित करते हैं। अधिकारों के बारे में मेरी यही राय है। समाजवाद की परिभाषा भारतीय और पश्चिमी संदर्भ। समाजवाद की परिभाषा भारतीय संदर्भ में जानता हूं, पश्चिमी संदर्भ में मेरा बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। पूंजीवाद को परास्त करने में साम्यवाद और समाजवाद के तरीके में अंतर। हमारे देश में पूंजीवाद को बहुत कायदे से बैलेंस किया गया हुआ है। अभी तक हमारे देश की सत्ताएं समाजवाद और पूंजीवाद का सामंजस्य बना के चल रही हैं, जो कि सबसे अच्छा ही है, जिसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई कोई। कुछ श्रीकांत जी को अगर कहना हो, श्याम देव जी कुछ नहीं कहे हैं। हेलो। हाँ बताएं। बताइए। देखिए, समाजवाद कोई स्थिर चीज नहीं है, वो कहीं उसके पास ठहराव नहीं है। समाजवाद बहुत किस्म का है। अमेरिका भी समाजवाद का उपयोग करता है और चीन भी समाजवाद का उपयोग करता है। रूस भी समाजवाद का उपयोग करता है। कांग्रेस भारत में भी समाजवाद का उपयोग करता है, और क्या गलत है, बीजेपी भी समाजवाद का उपयोग करता है। मतलब समाजवाद एक फीलिंग्स है, एक वो अपने फीलिंग, सोशल जस्टिस एक अपना फीलिंग है। सब लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से समाजवाद को डकबंगला कहा जाता है। इसलिए वो बीच में रहता है, जोना का मन में आता है थोड़ा सा लूढ़ा करता है। जैसे देखिए, लोहिया का समाजवाद जो है वो भारतीयता से प्रभावित है। वो शिव के पास जाते हैं अपना समाजवाद खोजने, वो जाते हैं राम के पास अपना समाजवाद खोजने, वो जाते हैं कृष्ण के पास अपना समाजवाद खोजने, वेद गीता में समाजवाद खोजते हैं। अब जिसे ये जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण समाजवाद खोजने के लिए मार्क्स के यहाँ, मार्क्स में उनको वैज्ञानिकता नजर आती है कि मार्क्स का जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक है। इस तरह का एक फीलिंग है। समाजवाद इस स्थिर चीज भी नहीं है, हरदम लुढ़कते रहता है। तो समाजवाद एक एक मूल रूप से फीलिंग्स है। हर लोग समाज के बारे में जो बात विचार करता है वो सब समाजवाद है। तो कैपिटलिज्म के सोशलिज्म में लगा हुआ कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म, लेकिन लेफ्टिस्ट कैपिटलिज्म नहीं वो बोलता है। रूस का माइग्रेट कर गया, रूस का जो सर्वहाराओं का अधिनायक बाद जो कोऑपरेटिव खेती था वो टूट गया, कोऑपरेटिव किचन था वो टूट गया। चीन का भी यही हाल है, वो लोग भी कैपिटलिज्म की तरफ ही आ रहा है। और कैपिटलिज्म में
वो लोग सोशलिज्म खोज रहा है। तो ये सब सोशलिज्म है। और सब आप लोग विद्वान आदमी हैं। बताइए और किसी को कुछ। मोहन जी आज कुछ नहीं बोले हैं। चलिए ठीक है, तो अब मैं रखूं। जी बाबू जी, आप रख दीजिए। जब कोई शब्द समाज में बहुत अधिक सम्मान पा जाता है, चाहे वो शब्द हो चाहे कुछ पहचान हो, कुछ भी हो, तब उसकी नकल भी शुरू हो जाती है, उसमें मिलावट भी शुरू हो जाती है। जब हम लोगों के अंदर गेरुआ वस्त्र का बहुत सम्मान बढ़ा, तभी सीता हरण के लिए साधु का वेश लिया गया। यह कोई नई बात नहीं है। तो जब समाज शब्द का बहुत सम्मान शुरू हुआ, तब समाज शब्द के अंदर एक मिलावट भी शुरू हुई, या तो मिलावट की गई या उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल दिया गया, एकदम शुद्ध नकली अर्थ डाल दिया गया। तो जो समाज शब्द का वास्तविक अर्थ था, उस अर्थ का बिल्कुल नकली अर्थ साम्यवाद ने दे दिया, पलट करके एकदम। और समाजवाद ने उस अर्थ में कुछ मिलावट कर दी। ये दोनों के बीच में अंतर है। इसी तरह अर्थ बदलने में धर्म शब्द का भी अर्थ बदला गया। महंगाई शब्द का पूरा अर्थ बदल दिया गया। आप बता ही नहीं सकते कि महंगाई क्या है। यहां तक कि मैं एक आपको छोटी सी घटना बता दूं कि जब 2005 में गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन नाम दिया अपनी संस्था का, ये 2005 की बात है। उसी के दूसरे दिन एक व्यक्ति ने, जो उस मीटिंग में था भी, उसने जाकर के व्यवस्था परिवर्तन के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब उसने अपना पेटेंट कर लिया व्यवस्था परिवर्तन शब्द को। उसको लगा कि ये तो व्यवस्था परिवर्तन शब्द तो बहुत ही अच्छा शब्द है। आज आपको व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जितनी संस्थाएं आप देख रहे हैं, उनमें से अभी शायद ही कोई हो जो व्यवस्था का अर्थ समझते हो। जब व्यवस्था का अर्थ ही नहीं समझते तो व्यवस्था परिवर्तन क्या समझेंगे। तो सत्ता परिवर्तन को ही व्यवस्था परिवर्तन नाम दे दिया गया। ये हमेशा होता रहा है और कोई ये नई बात नहीं है। इसी तरह समाजवाद शब्द का भी अर्थ बदला गया। अब समाजवाद शब्द ये पश्चिम से आया है। साम्यवादियों का
उसने दिया नहीं दिया हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वास्तव में ये पश्चिम से आया है। क्यों समाजवाद शब्द को क्यों विस्तार दिया पश्चिम ने? क्योंकि पूंजीवाद की बुराइयों को आगे करके साम्यवाद पूरी दुनिया में तूफानी गति से आगे बढ़ा, बहुत तेज गति से। तो ऐसा लगता है कि पूंजीवाद चिंतित हो गया इससे, साम्यवाद की स्पीड को देखकर। तो ऐसा एक आभास होता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, उस पूंजीवादी देशों में समाजवाद शब्द से एक संशोधित तानाशाही का संशोधित स्वरूप विकसित किया, और वो तानाशाही के टक्कर में समाजवाद को खड़ा करने की कोशिश की। भाई बचपन में ही मैं लोहिया जी के प्रभाव में आ गया था। सन 55 में मैंने 54-55 में लोहिया जी का भाषण सुना था और मुझे बहुत पसंद आया, और अभी भी आज तक मैं समाजवादी विचारों से ही प्रभावित रहा। भले ही मैं जनसंघ में रहा बाद में, लेकिन जनसंघ में होते हुए भी मेरे विचार कभी मेल नहीं खाए, संघ से भी मेल नहीं खाए और उस प्रणाली से भी, जबकि मैं जनसंघ में था। और मैंने इस बात को छिपाया भी नहीं कभी, क्योंकि मेरी सोच पर एक समाजवादी रंग चढ़ गया था, और अभी भी उस तरह का वह रंग है, यद्यपि वह पूरा नहीं है। तो काफी कुछ हम लोगों ने संशोधन भी किया है, लेकिन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये, यद्यपि मैं ये महसूस करता हूं कि लोहिया जी से तो मेरा रहा ही नजदीकी संबंध, उनकी पार्टी से कर्पूरी ठाकुर, लाडली मोहन निगम और पूरन चंद तो हमारे गुरु थे ही, जो मिनिस्टर थे डाल्टनगंज के, वो तो हमारे गुरु ही थे एक तरह से। लेकिन ये लाडली मोहन निगम और कर्पूरी ठाकुर भी रामानुजगंज में आकर के बैठते थे हम लोगों के साथ। तो इस तरह से मैंने समाजवाद पर को समझा, लेकिन वर्तमान समय में जो समाजवादी हैं उनका सत्ता के अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है। उनको समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है। समाजवादी जो होते थे उनके विचारों में गांधी का प्रभाव भी था। जितना वो साम्यवादी अर्थनीति से प्रभावित थे, उनकी अर्थनीति 50% साम्यवादी थी, समाजवादियों की 100% नहीं। लेकिन सत्ता के अकेंद्रीकरण के मामले में वे लोग विकेंद्रित सत्ता के पक्षधर रहे हैं, जबकि वर्तमान के समाजवादी
इनको सत्ता के अतिरिक्त कोई दूसरा मतलब ही नहीं है। ये केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है। इनको कोई समाजवादी व्यवस्था आवे या अन्य कोई आवे, क्योंकि मैं लोहिया जी के जब साथ में था तो लोहिया जी धर्मनिरपेक्ष थे, हिंदू धर्म से घृणा नहीं करते थे। वर्तमान समय में जो समाजवादी हैं ये भी हिंदू धर्म से घृणा नहीं करते हैं, ये सब समाजवादी, लेकिन सत्ता की लालच में, चेक दिया ना, क्यों देते वो? तो सत्ता की लालच में ये फटाफट सांप्रदायिक मुसलमानों के साथ समझौता कर लेते हैं। अभी जो आपने देखा उत्तर प्रदेश का की घटनाएं तो प्रत्यक्ष हैं आपकी, बदायूं की, संभल संभल बदायूं, ये सब सारी घटनाएं अभी 6 महीने के अंदर की हैं। या जिस तरह कुंभ को टारगेट किया गया वह उतना टारगेट करने लायक मामला नहीं था, लेकिन वो सत्ता के लिए किया गया। और कभी किसी इस्लामिक मामले में साम्यवादी कभी भी उसको छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने ये मान लिया है कि बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है और इसलिए वे उसका लाभ उठाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। एक बात और हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो समाजवाद है, पश्चिम का समाजवाद अलग है, भारत का समाजवाद अलग है। पश्चिम के समाजवाद में तानाशाही और लोकतंत्र का एक संशोधित स्वरूप है समाजवाद। जो लोकतंत्र है यह लोकतंत्र का विकल्प समाजवाद नहीं है, पश्चिम में संशोधित है। भारत का जो समाजवाद है ये नेहरू जी के टाइम से ही हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी भी अपने को कहते तो समाजवादी ही थे, भले ही उनके विचार साम्यवाद से अधिक नजदीक थे, लेकिन नेहरू जी ने लोकतंत्र का विकल्प बताया समाजवाद, पश्चिम ने नहीं। पश्चिम ने संशोधित लोकतंत्र को समाजवाद बताया। साम्यवाद और साम्यवाद में एक अंतर और होता है कि साम्यवाद बंदूक की ताकत पर, हिंसा हिंसा की ताकत पर साम्यवाद सत्ता परिवर्तन चाहता है। और वर्ग संघर्ष, समाजवाद प्रचार माध्यमों का उपयोग करके, मतलब लोगों को प्रचार माध्यमों से प्रभावित करके समाजवाद आगे बढ़ना चाहता है। समाजवाद कभी भी हिंसा का समर्थन करता ही नहीं है। तो इस तरह समाजवाद पूंजीवाद के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष है। समाजवाद समाजवाद वर्तमान समाजवाद जो है, ये वर्तमान भारत का समाजवाद, इसमें
सत्ता लक्ष्य है और अहिंसा उसका मार्ग है। गांधी के समाजवाद में या गांधी की सोच में सत्ता लक्ष्य नहीं था। समाजवादियों ने सत्ता को लक्ष्य घोषित कर दिया। वास्तविक समाजवाद तो वही होता है कि व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता को आप थोड़ा सा अलग टाइप से सोच सकते हैं। वह लोक स्वराज्य हो गया, जो भी हो गया मान लीजिए, लेकिन व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता या वास्तविक समाजवाद है। व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता, असीम माने कितनी स्वतंत्रता? गलती करने तक की स्वतंत्रता। गलती, अपराध नहीं। तो गलती करने तक की स्वतंत्रता को हम लोग मानते हैं कि यह वास्तविक समाजवाद है। लेकिन भाई अब वर्तमान समय में तो हम लोग को इस तरह का कुछ दिखता नहीं है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में समाजवाद शब्द का जो भी अर्थ पश्चिम से आया, जो लोहिया जी ने दिया, वर्तमान समय में समाजवाद शब्द का वास्तविक अर्थ तो अब है ही नहीं। नकली अर्थ भी कुछ नहीं दिख रहा है। एक प्रश्न जरूर इन्होंने उठाया, अपने आचार्य जी ने, कि लोकतंत्र, लोक क्या है? तो उन्होंने कहा कि लोक का मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है। मेरे समाज में तो ऐसा नहीं दिखता। मेरे विचार से लोक का मतलब समाज, और समाज का मतलब सर्व व्यक्ति समूह। तो हम सर्व व्यक्ति समूह को लोक कह सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति ही दुनिया में है जिसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। मेरे अनुसार व्यक्ति को छोड़कर किसी भी पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, गाय और जो भी है, किसी भी जीव जंतु को दुनिया में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अगर है तो केवल मनुष्य को है। इसलिए मनुष्य को हम लोक कह सकते हैं। अब भाई मैंने अपना अर्थ बताया है आपको, फिर और चर्चा होगी तो और हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये मैंने आपको अपनी बात बताई है। आगे आप और आगे चलिए, बताइए। किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैं थोड़ी बोल सकते हैं ना। आपने ठीक कहा कि जो मानवीय, अभी कहा लोग हम कह सकते हैं। व्यवस्था चाहे धार्मिक हो या संवैधानिक, जो
सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें मनुष्य को ही केंद्र माना जाता है। लेकिन मनुष्य के आधार के बाद जो है मनुष्य के सहयोगी, जैसे जहां पशुओं की बात आई, वृक्षों की बात आई, उसको भी लोक का हिस्सा माना जाता है। लोक पृथ्वी को कहा गया है, मनुष्यों को नहीं कहा गया है। पूरी पृथ्वी के उसको, जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो ब्रह्मांड को लोक कह दिया गया। इसी तरह से शरीर को, व्यक्ति को भी अकेला लोक कहा गया है, और परिवार को भी लोक कहा गया है। फिर जो परिधि है हमारे देश की, उसको भी लोक कहा गया है। तो संवैधानिक आधार पर और व्यवस्थात्मक आधार पर हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था अलग हो जाती है। लेकिन जो धार्मिक व्यवस्था है या आध्यात्मिक व्यवस्था है, इसमें लोक को पृथ्वी माना गया है, पृथ्वी पर रहते हुए सभी जीव जंतु। एक बात और है, जैसा आपने मनुष्य में, ये मैं इससे सहमत हूं कि मनुष्य के हित को ध्यान में रखते ही, हित का मतलब यह है कि मनुष्य के कल्याणार्थ जो भी चीजें हैं वो सम्मिलित कर ली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे मौलिक अधिकारों की बात है बाबा, तो जीव जंतुओं को भी जीने का अधिकार है, लेकिन पागलपंथी का नहीं। जैसे एक मनुष्य पागल हो जाता है, अपराधी की ओर जाता है, तो उसको दंडात्मक विधान है। इसी तरह से कोई पशु पक्षी जब मनुष्य को देने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा कहिए या एक शब्द और, मतलब मनुष्य को जीवन के लिए घातक हो जाते हैं, तो वहां पर फिर मनुष्य को ही प्रायोरिटी मिलेगी, न कि जीव जंतु या अन्य चीजों के लिए। लेकिन वो सहयोगी हैं। और एक बात और कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो समाजवाद है वो विदेशों आया। अरे हमारे पास तो इतना कुछ है, तो क्या जरूरत है हमें विदेशी लेनिन फेलिन और इन सबकी मतलब व्यवस्था को लेने के लिए। हम आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, युद्ध की धरती से नहीं आए हैं। अरे बुद्ध की सभ्यता तो प्राचीन व्यवस्था सभ्यता है। तो इसीलिए इंद्रम वर्धन्तो अरावण अप्सुरा क्लवंतो विश्वमार्यम, हमारे तो ऐसे उद्घोष रहे हैं भाई। तो ये मैं हिंदुत्व का या उसका ये कर रहा हूं कि वास्तव में समाजवाद के लिए एक ही व्यवस्था है, वो है वैदिक संविधान व्यवस्था या वैदिक हिंदू व्यवस्था जिसको हम कह रहे हैं। वही व्यवस्था समाज को मजबूत कर सकती है। विश्व की कोई ऐसी संस्कृति सभ्यता नहीं है। हाँ, व्यवस्थाएं उनकी बढ़िया हो सकती हैं किसी भी अन्य की, तो उसके लिए जब समाजवाद की बात कर रहे हैं तो समाज को अच्छा बना के व्यवस्थाएं अच्छी बन सकती हैं। जी धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं आपको और बताऊं, लोक शब्द अपने आप में बहुवचन है, कभी लोकों शब्द नहीं हो सकता है। लोक का मतलब लोक, ठीक। तो इसका मतलब कि लोक के कोई प्रकार नहीं होते हैं अलग अलग। इसलिए लोक शब्द का मतलब है लोक। मनुष्य मनुष्य हो सकता है, मनुष्य का बहुवचन मनुष्यों, नागरिक का बहुवचन नागरिकों, लेकिन लोक अपने आप में बहुवचन है। जी ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना बाबा, लोक व्यक्ति को भी आता है, लोक परिवार को भी आता है। सब देखिए, परिवार में तो बहुत सारे लोग हो गए, फिर लोक देश को भी आ जाता है। अब लोक ब्रह्मांड ब्रह्मांड के भी लिए आ जाता है, और लोक विश्व के लिए भी आ जाता है। ठीक है। और बताइए कोई। हाँ मुनि जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। क्या वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी, क्या वह समाजवाद का वैज्ञानिक या विकसित स्वरूप नहीं था? बिल्कुल सही बात है। बताइए कोई इनका, अगर मंगला प्रसाद जी के प्रश्न का। हाँ बाबू बाबा। जी, मुझे तो लगता है वो ठीक कह रहे हैं। वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है वह लोक स्वराज्य का ही स्वरूप है। तो उसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रही है या प्राचीन व्यवस्था रही है, उसमें समाज सर्वोच्च था, अवश्य रहा होगा ऐसा। क्योंकि पहले गांवों में भी सभा और समितियां होती थी, और सभा और समितियां अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहा करती थी। तो उस परिस्थिति में तो ये बिल्कुल ठीक दिखाई देता है।
जी भाई। सभा वर्णाश्रम व्यवस्था समितियों का हमारे वेद में वो भी आया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में है ना कि युवा कुमारावस्था में जो है कि ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन, और युवावस्था में धनोपार्जन, और वानप्रस्थावस्था में जो है कि सबके लिए ऐसा बताया गया था। तो अभी एक समाजवाद का बहुत विकसित स्वरूप था। कहने का मतलब यह है। ठीक है, और बताइए कोई। ये विषय तो आज का थोड़ा कठिन तो है ही। विपुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए। विपुल जी कोई प्रश्न है ब- तो आप रख दीजिए। जी बताइए। आपने जो एक बात कही कि समाजवाद का जो प्रचार है वह पूंजीवाद ने किया, लेकिन फिर ये भी तो बात आती है कि जो समाजवाद है वह साम्यवाद का ही एक अलग रूप है, जो कि स्वीकार्य हो सबको, नरम है। तो फिर ये तो बात अलग हो गई ना। इसको स्पष्ट कीजिए। बताइए ब्रजेश जी, कुछ बताना है उनका, विपुल जी का। बाबूजी जो आपने जो बात कही थी कि साम्य ये समाजवाद शब्द का जो प्रचार है वह पूंजीवादियों के द्वारा किया गया, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया साम्यवाद के विरुद्ध, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा विकल्प या अच्छा शब्द नहीं था। तो आपने अपनी चर्चा में उसको स्पष्ट भी किया कि जब कोई शब्द बहुत अधिक प्रचलित होता है तब उसका दुरुपयोग होता है। तो पूंजीवाद ने केवल उसका दुरुपयोग किया है साम्यवाद के विरुद्ध, न कि समाजवादी व्यवस्था को लागू लागू करने के लिए कोई प्रयास किया है, केवल उस शब्द का लाभ लिया है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि समाजवाद शब्द को पश्चिम ने ज्यादा फेमस किया है। जी, ये साम्यवाद के विरुद्ध उनकी एक आवश्यकता थी। हाँ, ये अच्छा, विपुल एक जी बात आपको क्लियर और है? बता दें। जी। हाँ हाँ। एक बात आपको और बता दें कि कोई भी समाजवादी किसी के अनुशासन को जल्दी स्वीकार नहीं करता है। जरूर लड़ेगा ही। एक प्रकार से ये मेरा जो अनुभव है, ये ये सैद्धांतिक बात नहीं बता रहे हैं, व्यावहारिक बता रहे हैं, भारत का खास करके। क्योंकि उस समय भी, जब मैं बता रहा हूं आपको 55-57 की बात, उस समय भी समाजवादियों में एक बरगद छाप था, एक झोपड़ी छाप था। दो छाप, दोनों दोनों समाजवादी थे। एक शायद अशोक मेहता वगैरह का ग्रुप था, और एक राम मनोहर लोहिया वगैरह का ग्रुप था। ये भी दोनों दो माने चलता ही था हमेशा। बाबा, किसी भी नीति की आदर्श स्थिति से सत्ता नहीं प्राप्त किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि सत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति नीतिवान ना हो। शेरशाह सूरी की नीतियां जो है मील की पत्थर साबित हुई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, लेकिन राज्य प्राप्त करने के लिए वह हिमाऊ को अफीम दिया करता था।
सत्ता प्राप्त करने के लिए वो शादियां किया करता था, नशे का आदी बनाता था हिमाऊ। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद जो उसकी व्यवस्था थी, उस नीतियों का आकलन किया जाएगा। समाजवादी सत्ता कैसे प्राप्त करते हैं यह अलग विषय है, लेकिन उनकी नीतियां जो क्या हैं, उनके शासन के कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय लिया है, उससे उनकी नीतियों को देखा जाएगा। ठीक है, एक बात और आपको जोड़ दूं कि मैंने समाजवादियों को नजदीक से देखा है। समाजवादी अन्य राजनेताओं की तुलना में ज्यादा ईमानदार होते होते थे लंबे समय तक। तो ये भी मेरा अपना ये अनुभव रहा। अब तो खैर कोई मतलब ही नहीं है उस सबसे। एक बात बाबा मैं जोड़ना चाह रहा हूं। हाँ, जो लोक स्वराज है, भले ही आप मंत्र ना बोलते हो, संस्कृत की सूक्तियां ना बोलते हो, लेकिन पूरा लोक स्वराज वैदिक व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। मैं अथर्ववेद का एक मंत्र कोड कर रहा हूं और आपकी जितनी भी बातें 2 साल से अब तक जुड़ा हूं, पूरी इसमें मतलब समाई हुई हैं। ये ग्राम, आप ग्राम सभा की बात करते हैं तो मंत्र में आया ये ग्रामा यद्रण्यम या सभा। आप सभा की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं। अधिभूयाम ये ग्राम संग्राम समितेस्तु चारु वदेम ते। अथर्ववेद के 12वें सूक्त का नहीं 12वां अध्याय सूक्त, 12वां सूक्त मंडल मतलब, और एक अध्याय 56वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि जो तेरे ग्राम हैं, जो जंगल हैं, जो सभा समिति है, काउंसिल, पार्लियामेंट है आदि, एक शब्द और जोड़ दिया है, जो संग्राम स्थल हैं, इन सब में जो आप अहिंसा की बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि इन सब में हम उनमें से किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, सदा तेरे विषय में उत्तम विचार ही रखें। अर्थात युद्ध में भी हमारी नीति होती थी कि हम मारेंगे, लेकिन जब कोई देश पर चढ़ाई कर रहा है या हम पर हमला कर रहा है तो हम मारेंगे, लेकिन तड़पा तड़पा के नहीं मारेंगे। तो यहाँ ऐसी विचारधारा, ये पूर्ण स्वरूप जो है वो लोक स्वराज्य का ही है कॉन्सेप्ट। जी धन्यवाद। ठीक है, बताइए ब्रजेश जी, और कोई किसी को कुछ कहना है कि कल का विषय है? बाबूजी, मैं विपुल जी ने जो बात कही है उस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, एक तो ये है कि जो साम्यवादी हैं वो सारे कृत्रिम ऊर्जा के विरोधी होते हैं। कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य न बढ़े, और कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य नहीं बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ मिलता है पूंजीवादियों को। अप्रत्यक्ष रूप से हर साम्यवादी पूंजीवाद का समर्थन करता है और टेबल के पीछे से ब्लैकमेल करके उनसे पैसा भी खाता है। ये बात तो मेरा प्रत्यक्ष भी अनुभव है कि मेरे साथ जीवन में जो साम्यवादी विचारों के लोग जो जुड़े मेरे जीवन में, उसमें केवल एक विजय शंकर शुक्ल जी ने ब्लैकमेल नहीं किया, कम्युनिस्ट रहे। बाकी मेरे साथ जो नजदीक में जुड़े, बहुत विश्वसनीय जो हुए, वो करीब करीब सबने, और सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब के सब एक नंबर के ईमानदार। और उनको अगर जरा सी कोई बात कमजोरी पता लग गई तो आपका सारा लूट लेंगे, सारा धन फलाना निकाना सब वो एक तरह से लूट लेंगे ब्लैकमेल करके, और ईमानदार बने रहेंगे। ये बहुत आश्चर्य है। और ये जो हमारे साथी जो रहे, 4-5 का मैं देख लिया, बाकी सबसे तो कोई मतलब नहीं रहा।
और ये चारों पांचों किसी भी सीमा तक ब्लैकमेल कर सकते हैं और पूरा ईमानदार बने रहेंगे। आप देखो, कभी आपसे मांगेंगे, कभी नहीं। जो कम्युनिस्ट हैं आपसे कभी नहीं मांगेंगे, और आप खुद उनको पहुंचाएंगे। ऐसा ब्लैकमेल करते हैं। चलिए खैर, जी, किसी साथी का कोई लेकिन ऐसा प्रश्न है? जी। ऐसा समाजवादी को मैं नहीं पाया इस तरह। जी बाबू जी, किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे को एक बात कहना था जी। जी मुनि जी, बताइए। जैसे अभी आपने कहा कि कृत्रिम ऊर्जा का दाम बढ़ना चाहिए, तो जैसा सरकार की नीति अभी चल रही है, कृत्रिम ऊर्जा का दाम बढ़ा देती है, और जो मुफ्त की योजनाएं चल रहे हैं लोगों में दे देंगे, तो काम करने वाले वर्कर कहाँ मिलेंगे? कोई क्यों काम करेगा? बैठे बैठे तो खाने को सारी सुविधाएं मिलेंगे, कोई क्यों काम करने जाएगा? वर्कर की कमी आ जाएगी। नहीं, एक बात बताइए बबलू जी, जी मुनि। कि पिछले 10 साल में जी हाँ। डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम तो आधा हो गया। हाँ, जो कि अनुपातिक तुलना में। जो कि आप ये बताइए, सोचिए जरा, कि सब चीजों का दाम करीब करीब दुगना बढ़ा है। सन 14 से लेकर अब तक सब चीजों का दाम 2 गुना बढ़ गया। मजदूरी 3 गुना बढ़ गई। मजदूरी, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। जी बता रहे हैं। सन 2004 में रामानुजगंज में मजदूरी 40 रुपया थी, 2004 में। ठीक कह रहे हैं। और आज है 250 रुपया। क्या 2004 से अभी तक 6 गुना बढ़ गया डीजल, पेट्रोल? जब रेट सब लिस्ट चीज में। कमाई अगर 6 गुनी हो गई, हम्म, आपका वेतन 6 गुना हो गया, तो डीजल, पेट्रोल उस समय की तुलना में अभी बढ़ा होगा 3 गुना करीब करीब। हाँ, एक आंकलन कहा जा सकता है। तो बबलू साहब, एक बात और विचार करिएगा जी हाँ। कि फ्री के खाने के लिए जो है, लगभग हम लोग 3 पीढ़ियों को जानते हैं, तो हम लोग फ्री में खा रहे हैं। जी खेती हाँ। बाड़ी है और जो है मजदूर करते हैं। हमसे उससे कोई मतलब नहीं रहता, हम खेतों में कभी गए नहीं हैं, और आजीवन अभी तक जो है अनाज फ्री का खा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। खलता इसलिए हम लोगों को है कि फ्री में खा रहा है, क्योंकि जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, वो फ्री में पाने लगे हैं। बाकी हम लोग तो पहले से ही फ्री में खा रहे हैं। नहीं नहीं, बात हमारी आपकी नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि किसी को भी अगर हमको बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिले, है ना, तो हम काम करने क्यों जाएंगे? जो लेबर ग्रेड का कितने उतना महंगा कर देंगे? हमें एग्रीकल्चर करना है या कहीं लेबर का काम है, बड़े इंडस्ट्रियों में लेबर का काम है, तो जब सरकार कृत्रिम ऊर्जा को बढ़ा देगी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देगी, और उसको बेनिफिट को जनता में बांट देगी, तो जनता को, जो लेबर वर्ग के लोग हैं या बाकी वर्ग के लोग, वो वर्क करने क्यों जाएंगे? वो काम क्यों करेंगे? एक कहावत है ना कि बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। ठीक है, केसरवानी जी, ये कृत्रिम ऊर्जा जो बताइए। है एक बड़ा विषय है, किसी दिन और रख देंगे हम कृत्रिम ऊर्जा पे। चलिए चलिए। जी। ब्रजेश जी, आप बताइए विषय। जी बाबूजी, कल का जो है हम समसामयिक विषय रखेंगे। हाँ, और अ, विपुल जी ने तय किया है कि जो भारत के लोग जो बाहरी देशों में रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, विपुल जी इस विषय पर अपना विचार रखना चाहते हैं कल। ठीक है, रखिएगा। जी। आप कल विषय
घोषित कर दीजिएगा। जी, वो विपुल जी बता देंगे तो मैं रख दूंगा। हाँ। ज्ञानेंद्र जी समाप्त कर सकते हैं।